प्यारे बच्चों कैसे हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे आसान आर्टिकल नंबर 4.6 एस्केप वेलोसिटी। तो इससे पहले कि आज का ये लेक्चर स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस लेक्चर में इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाले लेक्चर को सुनिए और उससे पहले कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले लेक्चर को अटेंड कीजिए ताकि आपको उनके बारे में अच्छे से कंसेप्ट हो। जब आपको वो वाले टॉपिक्स अच्छे से आते होंगे तो फिर एस्केप वेलोसिटी वाला आर्टिकल आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने समझना यह है कि एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी है क्या चीज। देखें, अगर यहां पर मैं कहूं कि ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अर्थ के नजदीक अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस पर अर्थ ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है। देखें, जो न्यूटन सर ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था वो क्या था? F इज इक्वल टू Gm1m2 आवर आर स्क्वायर। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे R बढ़ेगा तो यहां से F क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से जितना दूर जाता जाएगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ही कम होती जाएगी और दूर जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फील ही नहीं होगी। तो जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होती वहां पर हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो चुकी है। अगर मैं ये कहता हूं कि इस पॉइंट पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल है तो यहां से फिर मैं एक इस तरह से ड्रा कर दूंगा, सर्कल सा एक रीजन ड्रा कर दूंगा। तो यहां पर अब मैं ये कह सकता हूं कि इस रीजन में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो अर्थ उस पर क्या करेगी? फोर्स एक्सर्ट करेगी और इस रीजन से बाहर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर बहुत ही कम फोर्स एक्सर्ट करेगी जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो यहां पर एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है? ये तो वही पुराना कंसेप्ट है जो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है। देखें, अगर मैं इस अर्थ पर खड़ा हूं, मान लीजिए मैं इस अर्थ पर प्रेजेंट हूं और मैं एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से ऊपर थ्रो करता हूं। आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे, अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी और वो वापस नीचे ही आ जाएगा। मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूं तो ये वापस किधर आएगा? नीचे ही आएगा। मान लीजिए कि मैं इस अर्थ पर प्रेजेंट हूं और मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं और वो ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचता है तो वापस अर्थ उसको अपनी तरफ बुला लेगी कि भाई ये नीचे आ जाओ। उस पर क्या करेगी? फोर्स एक्सर्ट करेगी और वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पे आ जाएगा। अगर मैं थोड़ी सी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी देकर उसको ऊपर फेंकता हूं तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर चला जाए, लेकिन फिर भी आएगा किधर? नीचे ही आएगा, जमीन पर आएगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो मूवमेंट है ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो रही है। अगर मैं थोड़ी सी और वेलोसिटी देकर फेंकता हूं तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट यहां तक चला जाए, लेकिन फिर भी किधर आएगा? वापस जमीन पर ही आएगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा वेलोसिटी देकर उसके ऊपर फेंकता हूं। मान लो मैंने इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड की है कि वो ऑब्जेक्ट इस बाउंड्री से बाहर निकल गया है। तो अब प्यारे बच्चों यहां पर इस ऑब्जेक्ट पे क्या अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर रही है? देखें, ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल चुका है। ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हम ये कंसीडर करते हैं कि अर्थ की फोर्स नेग्लिजिबल है। जो वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स वो नेग्लिजिबल है। जब नेग्लिजिबल है तो ऑलमोस्ट जीरो है। यहां पर इसका मतलब है कि ये इसको खींच ही नहीं रही। अगर खींच भी रही है तो बहुत कम फोर्स है, इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि यहां पर जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा तो अर्थ उसको वापस अपनी तरफ नहीं बुलाएगी, यानी वो वापस नहीं आएगा। तो ऐसी वेलोसिटी जिसके साथ मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और वो वापस नहीं आया उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो जरा मैं थोड़े और आसान अल्फाज में इसको बयान करूं, अगर ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा वेलोसिटी देकर फेंका जाए तो एक ऐसी वेलोसिटी है जिस पर जब उसको थ्रो किया जाता है तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है।
तो ऐसी वेलोसिटी जिसके साथ किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए और फिर कभी वापस ना आए, ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। देखिए वर्ड शो कर रहा है एस्केप वेलोसिटी, यानी हमने यहां से फेंका, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर गया, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया। तो यहां पर फिर यही आसान सी डेफिनेशन उठाकर लिख देते हैं एस्केप वेलोसिटी की। यहां पर अब हमने एस्केप वेलोसिटी की यही डेफिनेशन लिख दी है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इट गोज आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ऐसी इनिशियल वेलोसिटी आप उसको प्रोवाइड करें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाए, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या कर जाएगा? एस्केप कर जाएगा। तो इस वजह से हम उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। देन यहां पर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगानी है। अब आप साथ के साथ इसी तरह से नोट्स बनाते जाएं। ये प्रॉपर नोट्स हैं जो कि मैं आपको प्रिपेयर करवा रहा हूं, और ये नोट्स मैं आपको टेक्स्ट बुक से ही प्रिपेयर करवा रहा हूं। बस थोड़ा वर्डिंग को आसान किया है और प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया है, ताकि जब आप पेपर में लिख कर आए तो वहां पर आपको बहुत ही जबरदस्त मार्क्स मिल सके। मैं पिछले कुछ अरसे से स्टूडेंट्स को इसी तरह से नोट्स बनवा रहा हूं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स फुल मार्क्स लेकर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको भी नोट्स बनवाऊं ताकि आप लोग भी पेपर में मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। तो अगर आप इसी तरह से प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में लिखेंगे नोट्स में, और देन इसी तरह हेडिंग्स की फॉर्म में पेपर में भी लिखेंगे, तो वहां पर क्या ही बात है, मार्क्स तो आपके कदम चूमेंगे। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगानी है, और जो कुछ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे होता है, वो सारी बातें उठाकर सिंपल इंग्लिश में यहां पर आपने लिख देनी है। किस तरह से? देखिए, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं या फिर यहां से छोड़ता हूं तो वो नीचे आता है। तो बच्चों, ये नीचे क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो यही बात लिखी हमने, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, इट ऑलवेज कम बैक टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर ही वापस आता है आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन हाइट। मान लीजिए मैं इसको यहां से ऊपर फेंकता हूं, जब ऊपर फेंकूंगा तो ये कुछ हाइट पर जाएगा, लेकिन फिर वापस नीचे आ जाएगा। और नीचे क्यों आएगा? दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, अब मान लीजिए मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा रखता हूं, मैं थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी के साथ इसको अपवर्ड फेंकता हूं। जब थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकूंगा तो क्या होगा? ये ज्यादा हाइट तक जाएगा, लेकिन फिर भी वापस नीचे ही आएगा। तो यहां पर यही बात देखिए, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता हूं तो ऑब्जेक्ट राइजेज टू द ग्रेटर हाइट बिफोर कमिंग बैक, वापस आने से पहले ये ज्यादा हाइट तक जाएगा। तो बहुत ही आसान सी बात थी। देन ये लिखा है कि वी गो ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज करते जाएं, मैं बहुत जोर से फेंकता जाऊं और ऊपर जाएगा और जाएगा और जाएगा और जाएगा, एक मर्तबा अगर मैं बहुत ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी इसको प्रोवाइड कर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा? ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है, क्योंकि न्यूटन सर का लॉ यही कहता है, G/m/r²। उसमें क्या है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगी, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा फोर्स कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पर ये फोर्स वैनिश होती हुई नजर आएगी, तो वहां पर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट वापस नहीं आएगा। इससे हम लिखा है वी गो ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अगर हम ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी बहुत इंक्रीज कर दें, बहुत ज्यादा वेलोसिटी देकर उसको अपवर्ड थ्रो करें, तो एक स्टेज ऐसी आती है, अ स्टेज कम्स व्हेन द ऑब्जेक्ट विल नेवर रिटर्न टू द ग्राउंड। एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर तो चला जाएगा लेकिन वापस नीचे नहीं आएगा। किधर जाएगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। इट विल कंप्लीटली एस्केप फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर रखता हूं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, यानी ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी देकर फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तो उस पर फिर ग्रेविटी कोई काम नहीं कर सकती, यानी उस पर ग्रेविटी का कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी जिसके साथ आपने उसको अपवर्ड थ्रो किया और वापस नहीं आया बल्कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड
एस्केप वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कौन सी होगी? एस्केप वेलोसिटी। लेकिन अब बात ये करनी है कि आखिर वो वेलोसिटी कितनी होगी, कितने मीटर पर सेकंड होगी, कितने किलोमीटर पर सेकंड होगी, उसको भी तो निकालना है ताकि हमें पता हो कि इतने मीटर पर सेकंड या इतने किलोमीटर पर सेकंड से उसको अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आएगा। तो चलिए पहले अब रिलेशन डिराइव करते हैं एस्केप वेलोसिटी का, कि एस्केप वेलोसिटी को हम किस रिलेशन से फाइंड करते हैं, और उसके बाद फिर वो वैल्यू फाइंड करते हैं इसके साथ उसको अपवर्ड थ्रो किया जाए तो वो एस्केप कर जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड से। यहां पर अब नेक्स्ट हेडिंग लगा दी है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। अब हम डिराइव करने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन, कि एस्केप वेलोसिटी को किस तरह से फाइंड करते हैं। देखें, एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन तो आपको समझ आ चुकी है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी वेलोसिटी जिसके साथ अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड प्रोजेक्ट करें, अपवर्ड थ्रो करें, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। अब आपने क्या किया, उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है। वेलोसिटी जब आपने प्रोवाइड की है तो मूव करने लगेगा ऊपर की तरफ। तो मूविंग बॉडी के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। पहले मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूं। तो इसका मतलब है कि जब आपने उसको अपवर्ड वेलोसिटी प्रोवाइड की है तो इट्स मीन आपने उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की है। तो यहां पर फिर हमने लिखा है टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए जो आप इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, एक्चुअली क्या किया है कि उसको आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की है। तो ऑब्जेक्ट मस्ट गेन एनफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उस ऑब्जेक्ट के पास लाजमी तौर पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और वो कितनी होनी चाहिए ताकि वो एस्केप कर सके। यानी उस काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में जो वेलोसिटी है दैट वुड बी एस्केप वेलोसिटी। तो फिर यहां पर मैं किस तरह से लिखूंगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। द ऑब्जेक्ट मस्ट गेन एनफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऑब्जेक्ट के पास इतनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि वो एस्केप कर सके। तो काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से लिखते हैं, हाफ mv²। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकले, यानी एस्केप कर जाए। तो यहां पर फिर वेलोसिटी कौन सी होगी, दैट वुड बी एस्केप वेलोसिटी। तो ये वो वाली काइनेटिक एनर्जी है, जब आप उस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, गेन करेगा। गेन करेगा कितनी काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। देखें, मान लीजिए ये अर्थ है, दिस इज दी अर्थ। अब यहां पर सरफेस ऑफ अर्थ से क्या किया है कि इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी, और इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि ये एस्केप कर जाए। तो पहले यहां पर आएगा, फिर यहां पर चलते 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 ऊपर जाते जाते यहां पर आ जाएगा, यानी अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाएगा, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो देखें, अब इसको अपवर्ड लेकर जाने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई वर्क डन किया गया है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाले लेक्चर में, कि जब किसी भी बॉडी पर वर्क डन किया जाता है तो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी जब वर्क डन करेंगे तो वो इस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। देखें, अब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ऑब्वियसली इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इस पर वर्क डन किया गया है इसको ऊपर लेकर जाने के लिए। देखिए, वर्क डन इन लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। मान लीजिए यहां पर ये सरफेस ऑफ अर्थ से इसने चलना स्टार्ट किया, सरफेस ऑफ अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंचा। जब यहां से यहां तक पहुंचा तो यहां पर भी इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी थी। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंचा तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो वर्क डन किया गया इसको अपवर्ड लिफ्ट करने के लिए, उसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि वर्क डन in lifting the object from surface of earth to the infinite distance, यानी जब हमने इसको लिफ्ट किया है सरफेस ऑफ अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। तो यहां पर फिर यही सेंटेंस लिखते हैं, वी नो दैट वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी अर्थ की सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेकर जाने के लिए जो वर्क डन हुआ है इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसकी वजह से क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और वो वर्क डन किसकी इक्वल होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की। क्योंकि यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे जैसे ऊपर गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, जिस तरह के मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहता हूँ
कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ है, तो किस तरह से लिखूंगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो कितना इंक्रीज होगा। देखिए एक पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है और एक पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है। जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर था तो इसको मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑन दी सरफेस, ये जस्ट रफ डायग्राम है, और यहां पर मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है, इन्फिनिटी पर, क्योंकि ये हमने इन्फिनिटी पॉइंट कंसिडर किया है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखिए इंक्रीज हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आया है, चेंज आया है। तो चेंज लिखने का क्या तरीका है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट दी सरफेस। तो यहां पर लिख दीजिए पोटेंशियल एनर्जी और साथ इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और वो कहां पर, सरफेस पर। अब यहां पर पहले हम सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे और फिर इन्फिनिटी पर। देखिए जब भी कोई बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लाई करती है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। देखिए रिलेशन क्या पढ़ा था, U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R। तो यहां पर हमने ये देखा था कि जब सरफेस ऑफ अर्थ पर होगी बॉडी, तो क्योंकि अर्थ का रेडियस कितना है, सेंटर ऑफ अर्थ से था ये वाला R, तो यहां पे कैपिटल R रेडियस होगा। तो जब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पर होगी तो ये स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर फिर यही पहले लिख लेते हैं, व्हेन बॉडी इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हेन बॉडी इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी सरफेस ऑफ अर्थ पर है पहले बॉडी, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी फिर कौन सी होगी, हमने उसको कहा वो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी सरफेस का ही नाम देंगे, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस। देखिए सरफेस ऑफ अर्थ पे वो कितनी होगी, माइनस GMM अवर कैपिटल R हो जाएगा। और ये कैपिटल R मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बकायदा बताया था कि किस तरह से होता है, क्योंकि ये वाला R जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है, किसी भी पॉइंट का, यानी अर्थ से कुछ डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो उसका सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी R। तो जब ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पर लाई करेगा यहाँ पे, तो फिर सेंटर से डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ बन जाता है। तो रेडियस ऑफ अर्थ को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल R से। तो यहाँ पर लिख दीजिए वेयर, देखिए G तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कैपिटल M क्या है, वेयर कैपिटल M इज mass of earth, where capital M is mass of earth, small m is mass of object, mass of object, and capital R is radius of earth, and capital R is radius of earth। अब सरफेस पे तो हमने डिस्कस कर लिया, देन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर डिस्कस करनी है। देखें जब ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाएगा तो रिलेशन क्या था, U इज इक्वल टू माइनस GMM ओवर R। सरफेस ऑफ अर्थ के लिए हमने क्या पुट किया, कैपिटल R। तो अब जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाएगा, यानी अर्थ से बहुत दूर चला जाएगा, तो फिर सेंटर ऑफ अर्थ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेट वुड बी वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो R की जगह पर फिर हम क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे, U इज इक्वल टू माइनस GMM ओवर इन्फिनिटी। तो आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ को हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो वहां पर जो आंसर है वो जीरो को अप्रोच करता है, यानी U किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डेट वुड बी जीरो। तो यहां पर यही बात लिख देते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट infinity comma then, तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी, वो आपको कितनी मालूम हुई है, जीरो, तो उसको जीरो लिख दीजिए। अब ये वाली जो इक्वेशन थी इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, जिसमें हमने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस। देखिए अब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करेंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी सरफेस की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करेंगे, तो आपको इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो उससे पहले हम यहाँ पे रफ साइड पर ये लिख लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि हमने आगे यूज करनी है। तो किस तरह से लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ
एम वी एस्केप स्क्वायर, यानी एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। तो उसके बाद क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 1 में उठाकर ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे और हमें इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो चलिए जरा करते हैं। तो फिर यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, इन दिस केस इक्वेशन 1 बिकम्स, तो यहां पर फिर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखिए इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो लिख दीजिए इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी वाली कितनी है, डेट इज 0, आगे क्या है माइनस, और फिर पोटेंशियल एनर्जी सरफेस वो कितनी आ रही है, माइनस जी एम एम ओवर आर, तो माइनस जी एम एम ओवर कैपिटल आर। तो दिस इंप्लाइज दैट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जी एम एम ओवर कैपिटल आर। तो यहां पर अब आपको इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी मिल चुका है। यहां पर हमने क्या कंसिडर की थी, अर्थ कंसिडर की थी कुछ इस तरह से, और अर्थ से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और ऑब्जेक्ट किस तरह से जा रहा था, इस तरह से ऊपर जा रहा था। देखें जहां पर आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो क्या प्रोवाइड की थी, काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डेट वाज हाफ mv एस्केप स्क्वायर। अब वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होती जा रही है, देखें जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपने प्रोवाइड की थी वो चलते चलते इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में बदलती जा रही है। तो यहां पर फिर हम यही लिखेंगे कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, तो लिख दीजिए हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो भी लिख दीजिए जी एम एम ओवर आर। तो इस केस में अगर आप देखें तो दोनों तरफ आप m से डिवाइड कर दें तो ये m कैंसिल हो जाएगा इधर से भी और इधर से भी। तो किस तरह से लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m, यानी दोनों साइड्स को m से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो दोनों तरफ जब m से डिवाइड करेंगे तो इधर वाला m नीचे वाले m के साथ कैंसिल, इधर वाला m नीचे वाले m के साथ कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा, 1/2 v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर R। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट v एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 2gm ओवर कैपिटल R। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ताकि यहां से स्क्वायर खत्म हो जाए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कि दोनों साइड्स का क्या कर दें, स्क्वायर रूट कर दें। तो यहां पर फिर क्या बच जाएगा, वी एस्केप, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल G कैपिटल M ओवर कैपिटल R। तो फिर ये वाला जो रिलेशन निकल कर आया है, ये रिलेशन क्या है, दिस इज द रिलेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। क्या लिख देंगे, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी, फॉर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब इस इक्वेशन में आप देखें तो 2 कैपिटल G कैपिटल M ओवर R आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस एक्सप्रेशन में स्मॉल g लेकर आऊं तो मैं किस तरह से लेकर आऊंगा, देखें ये तो एक फॉर्म है इसकी, v एस्केप इज इक्वल टू 2 कैपिटल G कैपिटल M ओवर कैपिटल R इसका स्क्वायर रूट। लेकिन अगर मैं इसको बड़े g की बजाय छोटे g की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, यानी यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी बजाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो उसको किस तरह से लिखेंगे, यहां पर हेडिंग लगाएंगे रिलेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी या फिर एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g, यानी छोटे g की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे।
इस इक्वेशन नंबर 2 को रफ साइड पर लिख लेते हैं, क्योंकि इसी को यूज करते हुए फिर हमने फाइंड करना होगा। इक्वेशन क्या कह रही है, वी एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल G कैपिटल M और कैपिटल R। तो यहां पर हेडिंग लगा दी है फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ G, यानी स्मॉल g की फॉर्म में एस्केप वेलोसिटी के रिलेशन को एक्सप्रेस करें। यहां पर कैपिटल G है, अब देखिए स्मॉल g लेकर आते हैं, फिर ये एक्सप्रेशन किस तरह से बनेगा। तो आपने न्यूटन सर का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, मैंने भी आपको 3rd चैप्टर में थोड़ा सा बताया था। देखिए न्यूटन सर ने ये कहा था कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स ले लें, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मून और अर्थ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ और सन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपके सामने ये 2 मार्कर्स हैं, इनके दरमियान भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। न्यूटन सर ने ये कहा था कि नेचुरली यूनिवर्स के कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स ले लें, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने क्या कहा था, किसकी इक्वल होगी, F इज इक्वल टू G m1 m2 अवर R स्क्वायर। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, एक अर्थ ले रहे हैं और दूसरा वो स्मॉल m जिसको हमने नीचे से ऊपर थ्रो किया, उसकी एस्केप वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं कि किस तरह से वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाएगा। तो एक मैस क्या हो गया, कैपिटल M, एक मैस स्मॉल m, और यहां पर हम ये मान रहे हैं कि वो जो मैस स्मॉल m है वो अभी सरफेस ऑफ अर्थ पे मौजूद है। जब सरफेस ऑफ अर्थ पे मौजूद है तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो न्यूटन सर के लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अवर कैपिटल R का स्क्वायर। देखें क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ पर पड़ा हुआ है, हमने क्या लिखा है, ग्रेविटेशन फोर्स फॉर ए मैस स्मॉल m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्योंकि वो अर्थ पर पड़ा हुआ है तो इसके लिए फिर जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ होगा दैट वुड बी कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा। तो फाइनली फिर यहां पर ये रिलेशन उस फोर्स के बारे में बता रहा है जो कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे लगा रही है जो कि उसकी सरफेस पे पड़ा हुआ है, और ये रिलेशन न्यूटन सर के लॉ के मुताबिक लिखा है। अब मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होता है तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है, F इज इक्वल टू mg। एक तो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक लिखा, एक हमें ऑलरेडी मालूम है जो कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में, उससे पहले 3rd चैप्टर में भी, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होता है तो उसके लिए F इज इक्वल टू mg एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब है कि जब ये सरफेस ऑफ अर्थ पर मौजूद है स्मॉल मैस m, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg। तो यहां पर फिर यही बात लिखते हैं, फॉर एन ऑब्जेक्ट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जब ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ के नियर होगा, करीब करीब होगा, फॉर एन ऑब्जेक्ट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ F इज इक्वल टू mg। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब इक्वेशन नंबर 2 तो ऑलरेडी हमने लिखी हुई है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब ये दोनों रिलेशंस किसके हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, वो न्यूटन सर के लॉ के मुताबिक लिखा है। ये हमने जनरल एक्सप्रेशन लिखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है एक्चुअली उसका वेट होता है जो कि mg के इक्वल होता है। तो जब दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब है कि इनकी राइट हैंड साइड्स भी सेम होनी चाहिए। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड जब सेम है तो राइट हैंड साइड को हम खुद सेम कर देंगे। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, 3 and 4। तो 3 और 4 को कंपेयर कीजिए, क्या निकल के आएगा, GM अवर R का स्क्वायर इज इक्वल टू mg। फिर से वही कहानी कि दोनों तरफ m है तो आप इक्वेशन को दोनों तरफ m से डिवाइड कर दें, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय स्मॉल m, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय स्मॉल m बाय m। तो दोनों तरफ m से डिवाइड करेंगे, इधर क्या बच जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M। देखिए यहाँ पर नीचे m से डिवाइड करेंगे, वो m जी वाला m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, GM अवर R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी जब नीचे m से डिवाइड करेंगे m और m कैंसिल हो जाएगा तो ये बाकी g रह जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन पर आप गौर करें, इक्वेशन नंबर 2 पर, तो यहाँ पे 2GM अवर R, 2 को छोड़ें तो बाकी क्या बचता है, GM अवर R। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, GM अवर R स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि यहां पर मुझे किसी तरह से R बनाना पड़ेगा ताकि ये वाली चीज बन जाए GM ओवर R वाली। तो मैं इसको R स्क्वायर को R कैसे बनाऊंगा, एक R को उधर ले जाऊंगा। देखें R स्क्वायर है यहाँ पे
आर स्क्वायर का क्या मतलब है, आर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो इसका मतलब है कि एक आर को मैं उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, जी एम ओवर कैपिटल आर। तो यहां से एक और काम भी आप कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर। जब दोनों साइड्स पर आप आर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक आर यहां से एक आर के साथ कैंसिल हो जाएगा और दूसरा आर इधर आ जाएगा। तो जनरली अगर हम मल्टीप्लाई ही कर दें दोनों साइड्स पर, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कैपिटल आर, तो क्या निकलेगा, देखें किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, आर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर, कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी साइड पर भी आर से मल्टीप्लाई करें तो जी आर हो जाएगा। तो यहां से एक आर स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो जी एम ओवर आर इज इक्वल टू जी आर हो जाएगा। तो यही चीज लिख देते हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू जी आर। अब अगर जी एम ओवर आर की जगह पर इस इक्वेशन में हम स्मॉल जी कैपिटल आर पुट कर दें तो कैसा रहेगा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से इसको थोड़ा सा रेस करते हैं और बाकी यहां पर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन दिस केस, इस केस में इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 बिकम्स, तो ये इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, वी एस्केप इज इक्वल टू, यहां पर देखें 2gm ओवर आर है, तो gm ओवर आर की जगह पर आपने क्या पुट करना है, जी आर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 स्मॉल जी कैपिटल आर और इसका स्क्वायर रूट, ये वाली जो चीज थी gm ओवर आर, इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, स्मॉल जी कैपिटल आर। तो अब ये छोटे जी की फॉर्म में आ चुका है। देखिए फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो स्मॉल जी की फॉर्म में ये रिलेशन होगा, कैपिटल जी की फॉर्म में ये वाला रिलेशन होगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर होता है। तो चलिए यहां पर उनको पुट करते हैं। तो यहां पर अब हेडिंग लगा दी है, वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस, कि अर्थ की सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहां पर हमने जो जी पुट करना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किधर होता है, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, स्मॉल जी की वैल्यू होती है, इसलिए हमने यहां पर लगाई है वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस, यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो जी की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वाली वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है। अब इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दिया, इसमें ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। तो किस तरह से करेंगे, वी एस्केप इज इक्वल टू 2 इंटू जी की क्या वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ मीटर। यूनिट्स आपने साथ के साथ लिखने हैं लाजमी तौर पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इंप्लाइज दैट वी एस्केप इज इक्वल टू, अगर आप इस सारे को मल्टीप्लाई करके, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ करें और फिर ऊपर से इसका स्क्वायर रूट भी लें, तो जो आंसर निकल के आता है डेट इज 11,200 मीटर पर सेकेंड। देखें यूनिट कैसे आया, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर और ये मीटर मिलकर क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर, और यहां पर ऑलरेडी क्या था, सेकेंड पावर माइनस टू, और ऊपर इसका स्क्वायर रूट भी है, क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ से फिर मीटर इंटू सेकेंड पावर -1 स्क्वायर दोनों का इकट्ठा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या निकल कर आएगा, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का यूनिट भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अगर आपका यूनिट करेक्ट निकल कर आ रहा है तो इसका मतलब है आपने ऊपर से कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट करेक्ट की हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इसको किलोमीटर पर सेकंड में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। किस तरह से, यहाँ पर इसमें पॉइंट नहीं है, ये कंसिडर किया जा सकता है कि डेसिमल लास्ट पर है, तो अगर मैं डेसिमल को 3 प्लेसेस शिफ्ट करूँ तो किस तरह से करूँगा, दिस इंप्लाइज दैट वी एस्केप इज इक्वल टू 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखें पॉइंट यहाँ पर लगाया है, कितनी प्लेसेस शिफ्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट किया है, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो 10⁻³ हो जाएगा। अब प्रीफिक्सेस ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, वहाँ पर आपको उनकी इंपॉर्टेंस भी बताई थी और ये भी बताया था कि उनको याद कैसे करना है, प्रॉपर एक रिदम में पोएम बना के उनको याद करना होता है। तो यहाँ से फिर
दिस इम्प्लाइज दैट वी एस्केप इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 11.2 और 10⁻³ किसके इक्वल होता है, किलो की इक्वल होता है, तो यहां पर किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो फाइनली फिर एस्केप वेलोसिटी कितनी निकल कर आई है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेट्स से इस मार्कर को अगर यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इतनी प्रोवाइड कर दी जाए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये मार्कर कभी वापस जमीन पर नहीं आएगा बल्कि अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वो वाली वेलोसिटी है जिसके साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया जाए अपवर्ड, तो वो ऑब्जेक्ट कभी वापस नहीं आएगा बल्कि अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाएगा। यहां पर फिर लास्ट में आप सेंटेंस लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली, देखिए आती कितनी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं क्योंकि 2 क्या है 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा होगा तो डायरेक्टली हम 11 ही लिख सकते हैं, अगर 5 से बड़ा होता है तो फिर हम 12 के बारे में सोचते कि लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, 5 से छोटा है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्सीमेटली ये एस्केप वेलोसिटी इतनी आती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू एमसीक्यूज में बार बार पूछी जाती है, इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो फाइनली एस्केप वेलोसिटी वाला लेक्चर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, देन इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत सारे बन सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज आल्सो। तो आपने इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर करना है, जिस तरह आपको बिल्कुल हेडिंग्स बनवाई हैं इसी तरह से प्रिपेयर करना है। और इस तरह से भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाट इज फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, तो वहां पर आपने ये वाला फार्मूला लिख देना है कि किस तरह से आया है, देन इसमें से टर्म्स एक्सप्लेन कर देनी है कि जी क्या है, कैपिटल आर क्या है, तो वहां पर फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बहुत ज़बरदस्त मार्क्स मिल सकते हैं। थारोली आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ज़बरदस्त तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।